नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय आधुनिक कविता का इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण है। जीवन एवं साहित्य अखंड प्रवाह के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें भी समय समय पर दिशा परिवर्तन एवं रूप परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं दिशा परिवर्तन एवं रूप परिवर्तन के अनुसार साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। कोई एक प्रवृत्ति, प्रकृति एवं रीति नियम के साम्य वैषम्य के आधार पर कालखंडों का विभाजन किया जाता है। कोई एक चेतना एक समय में बलवती होकर के रूप में सामने आती है तो धीरे धीरे उसका अवसान हो जाता है और दूसरी नई चेतना राष्ट्र एवं साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। 19वीं शताब्दी के मध्य को यदि हम देखें तो भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटती है। वह है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। इस स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय मानस को, चाहे वो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में हो, आंदोलित करके रख दिया है। मध्यकाल की जड़ता, जो कि भाग्यवादी अकर्मण्यता पर आधारित थी, टूटती है और व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक स्वत्व की प्राप्ति की कोशिश करने लगता है। ब्रिटिश राज की स्थापना होती है और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियां, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, भारतीय जनमानस के संघर्ष के साथ आधुनिक युग को जन्म देती है। और इस प्रकार 1857 या 19वीं शताब्दी के मध्य के समय को हम आधुनिक युग की शुरुआत का समय कह सकते हैं। और ये पुनर्जागरण का समय जो देश के स्तर पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देता है और उसका प्रभाव साहित्य में दिखाई देता है, 19वीं शताब्दी तक चलता रहता है। 19वीं शताब्दी से एक नई चेतना दिखाई देती है और वो ये चेतना है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के साथ में हम अपने जीवन में सुधार की कोशिश करने लगते हैं। वही स्थिति साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में भी दिखाई देती है और ये स्थिति 1918 तक चलती रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी का प्रभाव दिखाई देने लगता है तो साहित्य के क्षेत्र में गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव दिखाई देने लगता है। उसके फलस्वरूप अंतर्मुखी आदर्शवाद की एक नई चेतना साहित्य में दिखाई देने लगती है और यह चेतना 1938 तक लगभग साहित्य के क्षेत्र में चलती रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन होते जाते हैं, विश्व युद्ध हो रहे हैं और कई बार गांधी जी के आंदोलन असफल होते जा रहे हैं और विश्व युद्धों के फलस्वरूप और भारतीय जनमानस का विदेशी प्रभाव के फलस्वरूप विदेशी आंदोलन भी साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देने लगते हैं और यहाँ पर समाजवादी अवधारणा बलवती होती दिखाई देती है और इस समाजवादी अवधारणा के फलस्वरूप एक प्रकार का 1938 से लेकर के हम कह सकते हैं 1943 तक का साहित्य लिखा जाता है या उसके बाद भी कुछ समय तक चलता रहता है। लेकिन विभिन्न समस्याओं के कारण, चाहे वो विश्व युद्ध हो, चाहे भारतीय जनता की इच्छा की पूर्ति नहीं होने की वजह से उत्पन्न हो रही हो या निराशा और कुंठा की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, साहित्य के क्षेत्र में सात्र का प्रभाव दिखाई देने लगता है। सात्र भी एक विदेशी अवधारणा के रूप में हमारे भारतीय साहित्य में दिखाई देने लगते हैं और उसके साथ ही अस्तित्ववाद एवं निषेधमूलक स्थिति साहित्य में दिखाई देने लगती है और ये प्रयोगों की ओर साहित्य को ली जाती है जो विषय वस्तु एवं शैली में प्रयोग करता है। 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय जन जिस आकांक्षा की ओर स्वतंत्रता आंदोलन में झुका हुआ था वो आकांक्षा उसकी पूरी नहीं होती है, मोह भंग हो जाता है और मोह भंग की वजह से उसके अंदर निराशा, मरण, धर्मता की भावना बलवती होती चली जाती है। मानस कुंठित होता चला जाता है, लेकिन फिर भी मानव का जैसे कि स्वभाव है वो विकास की ओर जाने की कोशिश करता है और व्यक्ति ऐसी स्थिति में व्यक्ति एवं क्षण को महत्व दिया जाने लगता है और वही साहित्य में भी दिखाई देने लगता है। लेकिन सन 60 के बाद स्थिति परिवर्तित होती चली जाती है और स्थिति इस तरह से परिवर्तित होती चली जाती है कि एक ओर तो व्यक्ति इतना संघर्षशील हो जाता है कि वो संघर्ष के द्वारा अपना विकास करने की कोशिश करता है, तो दूसरी ओर कभी कभी वो
एकदम निराश हो जाता है और निराश होकर के व्यक्तिवादी भोगवादी प्रवृत्ति घोर रूप से साहित्य में दिखाई देने लगती है। तो दूसरी ओर निराशा के बाद भी वो एक आशा को संजोता है। सरकारी स्थितियाँ चाहे वो बहुत सारे भ्रष्टाचारों से युक्त हो, कुछ स्थिरता जीवन में लेकर के आती है। सरकारी योजनाएं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने लगती है और कहीं ना कहीं जीवन से फिर से आस्था की भावना उत्पन्न होती है और वो आस्था साहित्य में दिखाई देने लगती है। और इस तरह से साठोत्तरी आंदोलनों के रूप में 60 के बाद विभिन्न प्रवृत्तियां समय समय पर देश के मानस में और साहित्य में दिखाई देने लग जाती है। वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि साहित्यकार और देश का मानस बहुत सारी गुटबाजी एवं खेमेबंदी की ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने की वो कोशिश कर रहा है। फिर भी कहीं न कहीं लेखक का चिंतन उसे समष्टि की जो और खींचता है और जनता के विकास से वो जोड़ता है और यही चिंतन उसे कहीं न कहीं समाज के लिए प्रतिबद्ध करता है। और आज का लेखक स्वार्थी होते हुए भी कहीं न कहीं वो समाज के प्रति प्रतिबद्ध है। अब हम इन कालखंडों को नामकरण में विभाजित करते हैं। तो आचार्य शुक्ल का नामकरण साहित्य के द्वारा या साहित्य के विद्वानों के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वीकृत हुआ है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उसमें नागरी प्रचारिणी स्वभा ने भी इस कालखंडों को स्वीकार किया है और अधिकांश विद्वानों ने भी इसे ही स्वीकार किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान एवं तृतीय उत्थान के रूप में बांटा है। प्रथम उत्थान में पुनर्जागरण की भावना बलवती थी। उस समय भारतेंदु का प्रभाव साहित्य के रूप में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा था। साहित्य के हर क्षेत्र में, हर विधा में, चिंतन में, चेतना में भारतेंदु प्रमुख रूप से छाए हुए रहे थे और वो साहित्य में परिवर्तन करते चले जा रहे थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पुनर्जागरण काल का नाम दिया है, तो उन्हें भारतेंदु युग कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। 19वीं शताब्दी के बाद जागरण सुधार काल की भावना साहित्य में दिखाई देती है। इसे जागरण सुधार काल कह करके आचार्य शुक्ल ने यह भी कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के चिंतन में प्रभावित होने की वजह से इसे द्विवेदी युग भी कहा जा सकता है। इसके पश्चात 1918 से 1938 का समय ऐसा है जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से साहित्य में दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसे छायावाद कहा जा सकता है। 1938 के बाद 1953 का काल ऐसा है जिसमें प्रगति एवं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां उभर करके सामने आती है। 1943 से हम कह सकते हैं कि 53 तक प्रगतिवाद की मार्क्सवादी भावना साहित्य में दिखाई देती है। तो 1943 से 1943 से 1953 का समय सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव एवं फ्रायड का प्रभाव साहित्य में दिखाई देता है और उसे प्रयोगवाद भी कह सकते हैं हम। 1953 के बाद प्रथम बार आज़ादी के बाद जो मोह भंग होता है, उसके बाद नए लेखन की प्रवृत्तियां साहित्य में दिखाई देती है। 1953 से 60 तक का समय नई कविता का समय है। साठोत्तरी आंदोलनों के रूप में 60 के बाद समय समय पर जल्दी जल्दी आंदोलन परिवर्तित होते रहे हैं। कोई आंदोलन 5 साल तक चला है, कोई आंदोलन 10 साल चला है, कोई 2 ही साल चला है और कुछ ही क्षेत्र में ही चल पाया है। और इस प्रकार उन सभी आंदोलनों को समग्र रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, निषेधमूलक काव्य। इसमें अकविता, विद्रोही पीढ़ी की कविता आदि आंदोलन आते हैं। दूसरा, संघर्षमूलक काव्य। इसमें विचार कविता, युयोत्सवादी कविता आदि आंदोलन आते हैं। तीसरा, आस्थामूलक कविता कह सकते हैं। इसमें जनवादी कविता को लिया जा सकता है। फिर छोटे छोटे रूप में कई काव्य आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, जैसे भोपाल में कविता की वापसी। और इस तरह से वर्तमान समय साहित्य के इस प्रकार के आंदोलनों कुछ लोगों की प्रमुखता के साथ में दिखाई देने लग जाता है। प्रकाशन तंत्र
मजबूत होकर के हमारे सामने आता है। प्रकाशकों की भीड़ लग जाती है, लेखकों की भीड़ लग जाती है। बहुत सारा साहित्य ऐसा भी है जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो कुछ साहित्य ऐसा भी है जो समाज के लिए उपयोगी है। और इस प्रकार से सामाजिक प्रतिबद्धता, स्वार्थ की भावना को लेकर के साहित्यकार, आज का साहित्यकार लिख रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 1857 से आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। यह एक वैचारिक क्रांति भी है, यह एक भाषाई क्रांति भी है। मध्यकाल की जड़ता टूटती है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य के क्षेत्र में स्थान प्राप्त करती है। राजनीतिक आंदोलनों के साथ साथ साहित्यिक आंदोलन चलता चला जाता है और 1857 से लेकर 1947 तक, देश की आज़ादी तक, साहित्यकार अपने आप को विकसित करने की कोशिश करता है, जनमानस को विकसित करने की कोशिश करता है, राजनीतिक आंदोलनों को साहित्य के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है, आत्मविश्वास भारतीय जन में पैदा करने की कोशिश करता है। 47 के बाद एक बार जनमानस मोहभंग का शिकार होता है, लेखक भी मोहभंग का शिकार हो जाता है। कई बार वो निषेध करने लग जाता है, विद्रोह करने लग जाता है, परंपराओं को तोड़ने लग जाता है। फिर से वो संघर्ष की ओर झुकता है, फिर से अपने अंदर आस्था को जगाने की कोशिश करता है और फिर से कभी वो स्वार्थी बनता है, कभी गुटबाजी का शिकार होता है, कि कभी वो खेमेबंदी में जुड़ता है और कभी फिर से समाज की प्रति प्रतिबद्धता निभा करके समाज को विकास की ओर अग्रसर करने की कोशिश करता है। यही है आधुनिक कविता। धन्यवाद।